गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में एक बार फिर से आपका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। मुझे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था कि किस ऑप्शन में हमको ज़्यादा फायदा है, गोल्ड, रियल एस्टेट, ETF, म्यूचुअल फंड्स या शेयर स्टॉक मार्केट्स। तो इन्हीं चार जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला जो आता है, बहुत ही सिंपल वर्ड में ये वीडियो मैंने आपके लिए बताया, इसमें आपको समझ में बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। तो सबसे पहले है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड वैसे तो आपको इसने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्ट वे है, पर इसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। यदि म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट दोनों लगभग एक ही चीज होती है, बस बात वही है कि आपको कान पकड़ के इधर से घुमा दिया, आपने पकड़ लिया। मतलब ये है कि आप जब अपना पैसा किसी के हाथ में देके इन्वेस्ट कराते हैं, वो होता है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड एक शेयर मार्केट में स्टॉक करने का सबसे बेटर तरीका है। तो अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, और इसके बारे में मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में होता कैसा है, एक इन्वेस्टर्स है जो अपना पैसा एक मैनेजमेंट को देता है, मैनेजर को देता है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर कहलाता है। वो उस पैसे को सिक्योरिटीज में लगाता है, चाहे वो आपका स्टॉक मार्केट्स हो या और भी अदर होता है। उसके बाद वहां से जो भी इनकम जनरेट होती है, वो इनकम कुछ उसका परसेंटेज होता है, वो फंड मैनेजर के पास जाता है या फिर उस AMC जिसे AMC में आपने कर रखा है उसके पास जाता है। और उसके बाद में उसमें जो आपका मैक्सिमम बेनिफिट्स है वो वापस इन्वेस्टर को, जो भी इन्वेस्टर होता है जैसे आप हुए, तो आपको लौटा दिया जाता है। ये है म्यूचुअल फंड का एक कंसेप्ट छोटा सा। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट, तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों में यही अंतर होता है कि सबसे में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स कि म्यूचुअल फंड्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर करता है, जबकि शेयर मार्केट में आपका पोर्टफोलियो आप खुद बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, आप स्वयं इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। बट वे दोनों का सेम है, स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर मार्केट को, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा है कि एक आपने मान लीजिए कोई टूर बुक किया, वर्ल्ड टूर बुक किया है, और उस टूर को आप अगर किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, वो टूर ऑपरेटर जो होता है वो एक तरीके से आपका म्यूचुअल फंड हैंडल करने वाला मैनेजर है। और वही टूर अगर आप अपने आप बनाते हैं और अपना टूर किसी के थ्रू, टूर ऑपरेटर के थ्रू नहीं लेके अपना सेल्फ टूर अगर आप बना रहे हैं, तो वो हो गया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका, यानी कि डायरेक्ट। तो ये जो है शेयर मार्केट होता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें एक डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है, उस डीमेट अकाउंट में आप कुछ इस कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं, उनको रखते हैं। ये बिल्कुल एक वर्चुअल दुनिया होती है, यहाँ पे आपका पैसा जो वर्चुअली लगता है उसी में वर्चुअली आपका बेचा जाता है। ये बात नहीं होती कि आपने अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए तो आप उसके हिस्सेदार हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन लाखों करोड़ों अरबों में होती है, और उसमें अगर आपने 1000, 2000, 10,000 रुपये अगर डाल भी दिया तो आपकी उसकी वैल्यू बिल्कुल मतलब उसका आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी कम वैल्यू है। इसलिए आप शेयर मार्केट्स के थ्रू पैसा लगाने पे आप ये नहीं कह सकते हम उस कंपनी के मालिक हो गए, आपको मालिकाना हक मिल गया। हाँ, आपको वोटिंग राइट्स जरूर मिलते हैं, तो उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होता है अगर म्यूचुअल फंड्स को सिंपल वर्ड्स में, तो सेम जैसा कि मैंने आपको बताया, टूर ऑपरेटर के थ्रू अगर आप वर्ल्ड विजिट करते हैं तो वो आपका सेम म्यूचुअल फंड्स में उसी तरीके होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वही मैंने पहले बताया था स्टॉक मार्केट्स में, सेम इसका जो होता है कॉन्ट्रा होता है। आप एक टूर बनाते हैं बट उसको आप खुद अपना सजेस्ट करते हैं, इससे आपका सजेशन सेल्फ होता है और आपका सेल्फ डिसीजन होता है। तो ये अंतर है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट का। तो आपको समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपको जाना है या स्टॉक मार्केट के। देखिए सबसे पहली बात है, अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की, तो सबसे सेफ और सिंपलेस्ट वे म्यूचुअल फंड ही है। अगर आपको स्टॉक मार्केट्स की जानकारी है, आप फंडामेंटल्स समझते हैं, टेक्निकल समझते हैं, चार्ट पढ़ना आपको आता है, और आप रिस्क अगर ज़्यादा ले सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट्स में, क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न होते हैं वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेहतर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका एम क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले अपना गोल, अपना एम आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। देखिए सबसे पहली बात है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट जो कि एक बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे काम करते हैं, उसमें से अगर आप 15 से 20% का अगर रिटर्न सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गलत नहीं है।
इतना और इससे भी ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिल सकता है, बट उसका एक टाइम फ्रेम है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिया है, 1 साल के अंदर 2 लाख हो जाएगा, तो फिर ये आप एक गैम्बलर की तरह सोच रहे हैं, जुआरी की तरह आप सोच रहे हैं, और ऐसा होता नहीं है। और इस तरीके के जो सोच रखते हैं, और अगर वो म्यूचुअल फंड्स में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में सोच रहे हैं कि 100 के 200 बना लें, तो वो आप जुआ खेल रहे हैं। और ऐसा करने के लिए बहुत ही टैलेंटेड लोग चाहिए, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो 100 का आपको 5,000 10,000 भी मिलता है इसमें। जैसे कि आपको बता दूं, 1993 में अगर इन्फोसिस के किसी ने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे होते तो 2018 में उस शेयर की कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास होती। तो आप सोच सकते हैं 10,000 आपके 2.5 करोड़ बन गए होते। मतलब कि क्लियर बात, अगर आपने 100 रुपए लगाया होता तो आपको अभी 2.5 लाख रुपए मिलते। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मतलब रिटर्न है। मात्र ये 25 साल के अंदर में, 25 से 30 साल भी पूरे नहीं हो, 27-28 साल के अंदर में, तो ये रिटर्न होता है। पर कंपनी आपको सही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको कितना आपको खरीदना है, क्या खरीदना है, ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर। क्योंकि देखिए, गोल्ड आज की डेट में बहुत महंगा है सबसे पहले। पर अगर गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ, जो दो तरीके के गोल्ड होते हैं, तो अगर फिजिकल गोल्ड की आप बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड खरीदना ठीक है, आपको एसेट एलोकेशन देता है, साथ साथ में आपको एक सिक्योरिटी भी देता है, और बुरे टाइम पे आप उसको सेल भी कर सकते हैं। बट आपने देखा होगा कि जब भी आप गोल्ड परचेज करते हैं तो उसमें कैरेट का झमेला होता है, कैरेट्स में आपको कम ज़्यादा होता है, और आपको कोई कितना भी मतलब ट्रस्ट करके क्यों ना दे, पर उसमें आपका नुकसान ही होता है लास्ट में जब आप सेल करने जाते हैं। बाई करते टाइम तो आपसे मतलब मेकिंग चार्ज भी होता है, सब कुछ होता है, बट अगर उसको आप गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्ज लगते हैं। तो इन चार्जेस की वजह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, फिजिकल गोल्ड में, नुकसान का सौदा हो जाता है, क्योंकि उसको उस कीमत पे आने में काफ़ी 2-3-4-5 साल तक लग जाता है। और वैसे भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी रकम नहीं, ज़्यादा रकम चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। तो गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसको एक्सपोज ट्रेड फंड लिखा पर इलेक्ट्रॉनिक आप ट्रेड फंड समझिए। एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास में गोल्ड रहेगा, पर वो फिजिकल नहीं होता है, पेपर में गोल्ड होता है। आप किसी कंपनी के थ्रू आप अगर गोल्ड खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं, जैसे सॉवरेन गोल्ड गवर्नमेंट की स्कीम है, वो भी एक है जहाँ पे आपका सारा गोल्ड जमा होने के बाद आपको एक पेपर दे दिया जाता है, उसमें 2.5% का एश्योर्ड आपको रिटर्न मिलता है, उससे ज़्यादा भी सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी स्कीम्स हैं। बट ईटीएफ में वही सेम चीज़ है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इसमें यूनिट्स मिलेंगी, और आपके लिए इसमें आप म्यूचुअल फंड्स या ऐसी डीमेट अकाउंट के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेटमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, पर इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। जैसे कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा है कि आपको अच्छी जगह पे अगर ज़मीन खरीदनी है तो 10 से 15 लाख भी नहीं, और मेरी समझ तो आपको चाहिए कम से कम 25 से 30 लाख 35 लाख रुपए चाहिए, वो भी एक छोटे से प्लॉट के लिए। और अगर देखेंगे तो वो भी ओवर वैल्यूड ही आपको लगेगा। जिस टाइम पे आप खरीद रहे होंगे तो उस टाइम पे उस जगह की कीमत अगर 20 लाख होगी तो आपको 25 से 30 लाख रुपए पे करने पे ही आपको उस जगह मिल पाएगी। और अगर अच्छी सोसाइटी में है तो फिर ऐसा बिल्कुल पक्का होता है। नेक्स्ट अगर बात आता है तो इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट भी होते हैं लैंड्स परचेज में, और उसके बाद फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा एक प्लॉट्स को कोई ब्रोकर्स होता है वो 2 बार बेच देता है, 3 बार बेच देता है, और उसके बाद में आपने जो प्लॉट खरीदा है उसकी ज़मीन का कि कोई बोलता है इसमें मेरा इतना ज़मीन है उतना ज़मीन। तो इस तरीके से डिस्प्यूट्स भी काफ़ी होते हैं लैंड्स में। और नेक्स्ट का हम बात करते हैं कि अगर आप बात करें कि इसमें इलीगल, और अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई खरीद लिया है प्लॉट, उसको खाली छोड़ दिया है, तो इलीगल ऑक्यूपेशन से बहुत हो जाता है, आपका कोई प्लॉट कब्जा कर ले। ये सब भी आपको रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, और ये दिक्कतें वहाँ ज़्यादा आती हैं जहाँ पे आपकी प्राइम सिटी के अंदर, प्राइम लोकेशन पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है तब। इसके साथ साथ में आपको देखो, इसको बेचने के लिए आपको कोई इमीडिएट बायर नहीं मिलता है, मिलता भी है तो जो आपकी एक्सपेक्टेड मनी है वो आपको नहीं मिल पाती है। मान लीजिए कि आपको अगर तुरंत है तो आप इसको पार्शियली बेच नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आप अगर सोचते हैं 1 लाख मुझे चाहिए, तो आपको उसमें पार्शियली उसको नहीं बेच सकते हैं। आपको उसको 1 लाख की प्रॉपर्टी बेचने के लिए लेने के लिए 10 लाख पूरा लेना पड़ेगा, पूरा ही प्लॉट बेचना पड़ेगा। या फिर इसी तरीके से मतलब होता है, अगर आपने फ्लैट लिया है तो फ्लैट में भी वही सेम सिस्टम है। तो इसलिए उसको पार्शियली नहीं बेच पाना भी एक इसका डिमेरिट है। दूसरा होता है कि आज की डेट में बहुत सारे पैचेज है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसमें आपने मान लो फ्लैट खरीदा है, बायर ने आपको वादा किया है 2 साल में देने का, वो अभी 10 साल लग रखा है। उसके बाद जो उसने कमिटमेंट किया था कि मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, वो चीज़ें नहीं देता है,
तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें पेचेस भी आपको मिलेंगे। इसके साथ में आप देख रहे हो कि आज की डेट में जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही डाउन हुए हैं उतने, और फिर हाई नहीं हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास नोएडा में 2 फ्लैट है, उसने 11 लाख रुपए में लिए थे, जिनकी वैल्यू तकरीबन अभी 9 लाख रुपए चल रही है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम जो रेट इंक्रीज किया जाता है वो उसको पेमेंट करने के बाद अभी तकरीबन उसके एक फ्लैट की वैल्यू वो 14 लाख के आसपास पहुंच चुकी है पे करने के बाद। बट उसे अगर वो सेल करने जाएगा तो 9 लाख के आसपास ही उसको मिल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल जो है रेट भी इसके ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल यही चारों जो थे मैंने आपको बताना चाहता था, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर आपको एक बार अगर मेरी तरफ से सजेशन है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना सबसे पहले तो अपना रिस्क समझिए, आपका रिस्क क्या है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन चारों में ही इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे आपका रियल एस्टेट हो, सब में इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत अच्छा है। बट आप अपना रिस्क समझते हुए इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ही रहने दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि कुछ प्लॉट को ले लिया उसके बाद में यूज कर लेंगे तो वो तो एक अलग चीज हो गई। पर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट हमेशा आउटर सर्किट में करना चाहिए। इसी तरीके से अगर बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से माना जाए तो मैं शेयर मार्केट को दूंगा। और उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके एज आप रिटायर पे आ रहे हैं तो आपको नॉलेज नहीं है मार्केट की, तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट वे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो अवश्य पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। धन्यवाद।